बीए प्रथम वर्ष हिंदी ऐच्छिक के लिए अनिवार्य जो कोर्स विश्वविद्यालय ने इस बार कहा है उसका शीर्षक हमने दिया हुआ है, वह है हिंदी भाषा एवं साहित्य सामान्य परिचय। उसमें से पाठ्यांश एक का नाम है भाषा पर का हिंदी भाषा सामान्य परिचय। इसकी हम चौथी क्लास निकाले रहे हैं, चौथी का 5वीं कंटिन्यू होगी, 10:30 बजे तक आपको रुकना पड़ेगा, ठीक है। अब इस बात को समझने के लिए आपको हिंदी की बोलियां, हिंदी की शैलियां, हिंदी के विविध रूप समझने के लिए आपको एक मानचित्र में आपके सम्मुख दिखा रहा हूं। ये मानचित्र जैसे कि कल की तासिका में हमने ये देखने की कोशिश की थी कि किस प्रकार से हिंदी भाषा का इतिहास है और उसमें क्रमशः वैदिक संस्कृत भाषा, उसके उपरांत लौकिक संस्कृत भाषा, उसके उपरांत देखा जाए तो अलग अलग प्राकृतों, अलग अपभ्रंशों का कालखंड रहा और उन अपभ्रंशों में से जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक अपभ्रंश हैं उनको सबसे पहले हमें देखना है। अर्थात ये सब कुछ कल हुआ था, केवल एक सरसरी तौर पर ध्यान दें। ये ध्यान देते समय देखिए कि महाराष्ट्री अपभ्रंश जो है या महाराष्ट्री प्राकृत जो है इससे मराठी भाषा निकली है, मराठी भाषा। ग्रामीणी अपभ्रंशों से दक्षिण की भाषाएं निकली हैं, अर्थात लेकिन उन्हें द्रविड़ अलग परिवार माना जाता है, आर्य परिवार के अंतर्गत उन्हें रखा नहीं जाता, इसलिए हम उनका विचार नहीं करेंगे। मागधी से बंगाली, उड़िया, असमिया भाषाएं निकली। यहाँ गुर्जर अपभ्रंश का एक भाग है गुजरात का, यहाँ नाम नहीं आया है उसका, लेकिन इसमें गुर्जर अपभ्रंश गुजराती भाषा है। इसके बाद जो शौरसेनी अपभ्रंश है, हिंदी की अधिकतर जो उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी हो, पश्चिमी हिंदी हो, ये शौरसेनी अपभ्रंश से आई हुई है। पैशासी अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई है, सिंधी भाषा। शौरसेनी से हिंदी की पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी आई है। अर्धमागधी से बिहार की बोलियां आई, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी और मागधी से बिहारी हिंदी और शौरसेनी के यहाँ के भाग से पहाड़ी हिंदी। ये हम डिटेल में देखेंगे। अब ये सारी चीजें समझने के लिए हमने ये मानचित्र आपको बताया। ये मानचित्र, इसको हम उर्दू में नक्शा कहते हैं, उसको हिंदी में मानचित्र कहते हैं, उसको हमने देखा। एक दो और मानचित्र हम आपके सम्मुख रखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, गांधारी से अफगानी भाषा निकली वगैरह वो हमारे काम का नहीं है, क्योंकि वो हमारे पाठ्यक्रम में नहीं है। अब भारत की जो भाषाएं हैं, जो भारत की भाषाएं हैं, इन भाषाओं को अगर देखा जाए तो भारत में जो प्रधान भाषाएं हैं, इन प्रधान भाषाओं में जैसे कि हमारी मातृभाषा मराठी है, गुजराती है, हिंदी है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ है, कोंकणी है, तमिल है और इस यहाँ केरल की मलयालम है। एक और थोड़ा सा इसे छोटा करेंगे। और तो ये जो भाषाएं हैं, दिख रहा है ना, थोड़ा सा यहाँ कैमरा में थोड़ा कम दिखता है, लेकिन आपको शायद अच्छी तरह से दिखता होगा क्योंकि बड़ा मानचित्र है।
तो देखिए कि इसमें से तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल ये द्रविड़ परिवार की भाषा है, द्रविड़ परिवार की भाषा। और आर्य परिवार की भाषाओं में मराठी आती है, कोंकणी आ जाती है, गुजराती आती है, हिंदी आती है, उड़िया आती है, बंगाली आती है, नेपाली आती है, असमी आती है, पंजाबी आती है, कश्मीरी आती है, लद्दाखी आती है, और भी कुछ भाषाएं हैं और भी कुछ जहाँ इनका नाम है। अब यहाँ से देखिए आपको सर्वाधिक बड़ा प्रदेश हिंदी भाषियों का, हिंदी भाषा भाषियों का सर्वाधिक बड़ा प्रदेश है। और इस माध्यम से देखिए इसमें राजस्थान आता है, दिल्ली आता है, हरियाणा आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, उत्तर प्रदेश आता है, बिहार आता है, उसके उपरांत झारखंड आता है, मध्य प्रदेश आता है, छत्तीसगढ़ आता है। इतने राज्यों में हिंदी मातृभाषा के तौर पर बोली जाती है, इसीलिए इसे हिंदी भाषी क्षेत्र या हिंदी भाषी बेल्ट कहा जाता है। कौन कौन सा? ये देखिए यहां से पीला रंग जो है ना, इतना हिंदी भाषी प्रदेश है। अब यहां से कश्मीरी, लद्दाखी, यहाँ एक और डोगरी नाम की भाषा है, कश्मीरी, लद्दाखी, डोगरी, ये जो कश्मीर की भाषाएं हैं। गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है, महाराष्ट्र की मराठी है, उड़ीसा की उड़िया है, बंगाल की बंगाली है, मणिपुर की मणिपुरी है, आसाम की असमिया है। ये सारी भाषाएं, नेपाल की नेपाली है। तो ये सारी जो भाषाएं हैं, इन भाषाओं में से अधिकतर लोग 60% से भी अधिक लोग भारत के हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में प्रयुक्त करते हैं। और अन्य भाषा भाषी जितने लोग हैं, गुजराती व्यक्ति भी अच्छी तरह हिंदी जानता है, मराठी व्यक्ति भी अच्छी तरह से हिंदी जानता है, पंजाबी व्यक्ति भी अच्छी तरह से हिंदी जानता है, बंगाली व्यक्ति भी अच्छी तरह से हिंदी जानता है, उड़िया व्यक्ति भी अच्छी तरह हिंदी जानता है, असमिया व्यक्ति भी अच्छी तरह से हिंदी जानता है, अब कोंकणी व्यक्ति भी अच्छी तरह से हिंदी जानता है। अब रहे प्रश्न केवल 4-5 भाषाओं के, जिनमें से कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और तमिल। इनमें से कर्नाटक में अभी हिंदी अच्छी चलती है, तेलुगु भाषी प्रदेश में तेलंगाना और दूसरा जो आंध्र, सीमांध्र कहा जाता है जिसे, वहां भी हिंदी चलती है, दक्षिणी हिंदी चलती है। तमिल और मलयालम में थोड़ा सा हिंदी का विरोध होता है, उसके राजनीतिक कारण उसमें हमें जाना नहीं है। अब ये अगर मानचित्र आपने ठीक ढंग से देख लिया तो आपको पता चल जाएगा हिंदी भाषी प्रदेश सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ा है। केवल यही नहीं, विश्व में क्रमांक 1 की बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हालांकि अंग्रेजी की तुलना में कम पुस्तकें उसमें प्रकाशित होती है, विकिपीडिया पीडिया पर बहुत कम हम हैं, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। 1991 में जब वैश्वीकरण आया और वैश्वीकरण के बाद जो तब्दीलियां हुई, एक टॉपिक उस पर भी हम लेने वाले वैश्वीकरण पर, तो हिंदी संपूर्ण विश्व भर में फैल गई। पहला वैश्वीकरण अंग्रेजों ने किया था, जिसमें भारत के बहुत से लोग, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, वो अन्य अन्य देश में ले गए, जैसे वेस्ट इंडीज में ले गए, जैसे दक्षिण अफ्रीका में ले गए, जैसे मॉरिशस में ले गए, फिजी में ले गए, इंग्लैंड में आ गए। और कुछ इंटेलेक्चुअल लोग थे जो पढ़ाई करने के लिए अन्य देशों में जाते थे, वह भी भारत से बाहर गए, वो अपने साथ हिंदी भाषा ले गए। कुछ गन्ने की खेती के लिए यहाँ से अंग्रेज लोग ले गए हमारे बंधुओं को, और बहुत से लोग पढ़ने के लिए गए। और जब ये कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति हो गई, सॉफ्टवेयर की क्रांति हो गई, तो सॉफ्टवेयर की क्रांति के माध्यम से हमने देखा कि अनेक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बड़े बड़े कंपनियों के भारत से ही जाते हैं। तो आज एक नई दृष्टि से अगर देखा जाए तो आज तो हम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भी एक हिंदी भाषी व्यक्ति हो चुके हैं, अमेरिका की उपराष्ट्राध्यक्ष हिंदी भाषी हैं। कहने का तात्पर्य है कि संपूर्ण विश्व भर में हम फैल चुके हैं, केवल भारत में ही नहीं। अब हम आगे और एक मानचित्र आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं, हिंदी की उपभाषाएं और हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं।
सबसे हम पहले देखेंगे हिंदी का बोली क्षेत्र कौन सा है, हिंदी भाषा का क्षेत्र कौन सा है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो हिंदी का क्षेत्र हिमालय मतलब हिमाचल प्रदेश से लेकर के नर्मदा मतलब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की बाउंड्री तक हिंदी का क्षेत्र आता है। और इसमें कौन कौन से प्रांत हैं, बिहार है, उसके उपरांत उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है। अर्थात ये राज्यपाल में हो चुके हैं, इसलिए हमने इसे नहीं डाला है। और ये इस जो बड़ा विशाल भूभाग है जो हमने अभी मानचित्र पर आपको दिखाया, उस विशाल भूभाग में बोले जाने वाली जितनी भी बोलियां हैं वो हिंदी की बोलियां हैं, वो हिंदी की बोलियां हैं। और इनमें प्रमुख 5 उपभाषाएं या विभाषाएं हैं, 5 विभाषाएं हैं, इनको भी हम आगे देखेंगे। और इन 5 विभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं और 75 उपबोलियां हैं। मतलब हिंदी एक भाषा नहीं अपितु एक भाषा समूह है जिसके अंतर्गत 5 विभाषाएं हैं। 5 विभाषाओं के अंतर्गत 18 बोलियां हैं और 75 उपबोलियां हैं। इसलिए हमारा टॉपिक क्या आज का था, हिंदी की बोलियां और हिंदी की शैलियां, हिंदी के विविध रूप। उस दृष्टि से हम देखेंगे कि आगे देखिए, अब देखिए कि भारत में सबसे पहला भाषा सर्वेक्षण जिन्होंने किया उस अंग्रेज विद्वान का नाम था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। भाषाई सर्वेक्षण आज भी देखिए हर 10 वर्ष के बाद मर्दमशुमारी होती है। मर्दमशुमारी मतलब जनसंख्या की गणना होती है। आपके घर में लोग आए होंगे, इस वर्ष आने वाले हैं, क्योंकि कोरोना के काल में ये पीछे रहा था। जो 2021 में होने वाली गणना थी वो अब 2023 में होने वाली है। तो ये जो इन्होंने सबसे पहले भाषाई सर्वेक्षण किया ग्रियर्सन ने, और उनके मतानुसार उन्होंने हिंदी भाषी प्रदेश को पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी नाम के 2 क्षेत्रों में विभाजित किया। उनके मतानुसार पश्चिमी हिंदी का जो क्षेत्र है वो सही हिंदी है, वास्तविक हिंदी है, और केंद्रीय हिंदी या आर्य भाषा भी इसे कहा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, आर्य भाषा कहा जाता है। पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली आज हमारी राष्ट्रभाषा और राजभाषा बन चुकी है। खड़ी बोली हिंदी जिसको कहते हैं, जिसमें हम आमतौर पर बोलते हैं, वो एक हिंदी की बोली मात्र है, लेकिन वो आज राजभाषा बन चुकी है, राष्ट्रभाषा बन चुकी है और भविष्य की विश्व भाषा है। एक अत्यंत प्रभावमान सशक्त भाषा है और आंतरिक शक्ति, हिंदी की आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए जो बाह्य प्रभाव और परिस्थितियां हैं उसके शक्ति संचय करते हुए हिंदी बार बार विकसित हो रही है। और अगर ये देखा जाए तो जिसको हमने हिंद कहा था कल की तासिका में, ये बहुत विस्तार से लिया था, हिंद या भारतीय अथवा आर्येतर मूल की जो भाषाएं हैं उनमें हिंदी शब्दों का व्यवहार होता है, लेकिन द्रविड़ मूल की जो भाषाएं हैं तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, या आर्य मूल की हिंदी तक भाषा जैसे है गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, असमिया है, उड़िया है, सिंधी है, पंजाबी है, लहंदा है, इन भाषाओं को हिंदी नहीं कहा जाता। देखिए पहले क्या कहा जाता था, भारत की हर चीज को हिंदी कहा जाता था, लेकिन अब भारत की हर भाषा को हिंदी नहीं कहा जाता। भारत में जो द्राविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं जिनको हमने तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम कहा, ये इनको हिंदी अब नहीं कहा जाता। मतलब हिंदी भाषा किसको कहा जाता है? और आर्य मूल की मतलब भारतीय परिवार की जो अन्य भाषाएं हैं जिनमें गुजराती, मराठी, बंगाली, असमिया, उड़िया, सिंधी, पंजाबी और लहंदा, इनको भी हिंदी नहीं कहा जाता। हिंदी केवल उस भाषा को कहा जाता है जो इनसे अलग है। फिर से कह रहा हूं, हिंदी का अर्थ हिंद की भाषा था, लेकिन हिंद की जो भाषाएं हैं द्रविड़ मूल की, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इनको अब हिंदी नहीं कहा जाता। और आर्य परिवार की जो भाषाएं हैं, गुजराती है, मराठी, बंगाली, असमी या असमिया, उड़िया,
सिंधी, पंजाबी और लहंगा, इनको भी हिंदी नहीं कहा जाता। इसलिए ध्यान रखिए, हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं। अब मराठी हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम उड़िया नहीं पढ़ेंगे, हम बंगाली नहीं पढ़ेंगे, हम पंजाबी नहीं पढ़ेंगे, हम तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ नहीं पढ़ेंगे। हमें क्या पढ़ना है? हिंदी पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है? देखिए कौन सी सामान्य अर्थ में, देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, पंजाब का हिंदी पंजाबी क्षेत्र छोड़ करके, और उसके उपरांत झारखंड जो नया राज्य बना हुआ है, छत्तीसगढ़ जो नया राज्य बन चुका है, और दिल्ली, ये सारे प्रदेशों में क्या है कि यहाँ जो बोली जाती है उसको हिंदी कहा जाता है। और इसमें 5 विभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। अब वो मानचित्र हम देखने वाले हैं। और ये जो 5 उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, अब देखेंगे धीरे धीरे, इनमें जो बोली जाती है उनको हिंदी कहा जाता है। अब मराठी को हिंदी नहीं कहा जाएगा, दक्षिण की भाषाओं को हिंदी नहीं कहा जाएगा, गुजराती, बंगाली को हिंदी नहीं कहा जाएगा, पंजाबी को हिंदी नहीं कहा जाएगा। समझ में आने बात है? अब जो मैंने मानचित्र दिखाया था उसमें से हिंदी भाषी प्रदेश की वो भाषाएं ही हिंदी है, अन्य नहीं। और क्या है, तो हिंदी के अंतर्गत 17 बोलियां, आप पहले देखेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं। ध्यान दें, हिंदी की जो उपभाषाएं अथवा विभाषाएं, दोनों शब्द समान अर्थ में प्रयुक्त होता है, या विभाषा हो या उपभाषा हो। इसके अंतर्गत देखिए विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं। कितनी हैं? 3000 भाषाएं। और इनमें लगभग 20 भाषा परिवार हैं। हम तो 10 देखे ही थे। और 20 भाषा परिवारों में भारतीय परिवार विश्व का सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं का परिवार है। कौन सा? भारतीय परिवार, जिसके अंतर्गत यूरोप और भारत की भाषाएं आती हैं, ईरान की भाषाएं आ जाती हैं। हिंदी का संबंध भारतीय परिवार से कल जैसे हमने कहा था। और हिंदी भारत की केंद्रीय भाषा है, मध्य प्रदेश की भाषा है। केंद्र मतलब मध्य प्रदेश की भाषा है। और जिसके वास्तव में इसकी जो अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग विभाषाएं हैं, उनकी पहली विभाषा है पश्चिमी हिंदी, उसके उपरांत पूर्वी हिंदी, तीसरी है बिहारी हिंदी, चौथी है राजस्थानी हिंदी और पांचवी है पहाड़ी हिंदी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। और इनके अंतर्गत कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 17 बोलियां हैं। और भौगोलिक आधार पर डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जिन्होंने भारत में सबसे पहले भाषाई सर्वेक्षण किया था, उन्होंने बिहारी को हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा, राजस्थानी को हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा, पहाड़ी को हिंदी के अंतर्गत नहीं रखा। उन्होंने केवल पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को ही रखा। अब ये अपना अपना दृष्टिकोण होता है। वास्तव में हिंदी भाषा के अंतर्गत 5 उपभाषाएं और बोलियां हैं, जिसको हम आपके समूह मानचित्र के रूप में, वृक्षावली के रूप में आपके समूह प्रस्तुत कर रहे हैं। वो ये है डिफरेंट डिमेंशन, ये है। अब यहां भाषा के रूप में देखिए एक कॉलम बना है, भाषा के रूप में हिंदी है, ठीक है। उपभाषाओं के रूप में ये है, उपभाषाएं हिंदी की पश्चिमी हिंदी, ये पश्चिमी हिंदी, इसके उपरांत पूर्वी हिंदी, उसके उपरांत राजस्थानी हिंदी, उसके उपरांत बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। अब इनके पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। अब कोई व्यक्ति राजस्थानी हिंदी कहते हैं, बिहारी हिंदी कहते हैं, पहाड़ी हिंदी कहते हैं, या फिर केवल राजस्थानी से काम चलता है, केवल बिहारी से काम चलता है, केवल पहाड़ी से काम चलता है। अब देखिए इसमें पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां हैं और ये 5 बोलियां इस प्रकार की हैं। पहली है खड़ी बोली, खड़ी बोली जिसमें हम बात कर रहे हैं, उसी का दूसरा नाम कौरवी भी है। ब्रजभाषा या ब्रज, बांगू या जिसको हरियाणवी कहा जाता है, जाटू कहा जाता है, बुंदेली या बुंदेलखंड की है, और कन्नौज क्षेत्र का निकोजी की कन्नौजी है। इस प्रकार से उस क्षेत्र में बोली जाने वाली ये बोलियां हैं। उसके उपरांत आती हैं पूर्वी हिंदी में अवध प्रांत, जिसको हम अयोध्या कहते हैं, वह
बघेली बघेलखंड, और एक नया राज्य बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी हिंदी बोली जाती है। उस प्रकार तीसरी जो भाषा उपभाषा है हिंदी की या विभाषा है राजस्थानी, इसमें जयपुरी, दूसरी मारवाड़ी, तीसरी मेवाती और चौथी मालवी आती है। इनमें से जयपुरी मारवाड़ी ये दो राजस्थान की हैं, मेवाती भी राजस्थान में आधी और मालवी आधी राजस्थान में और आधी मध्य प्रदेश में चलती है, उज्जैन तक चलती है। उसको हम आपके सामने बाद में प्रस्तुत करेंगे। फिर बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली का उल्लेख कल हमने किया था विद्यापति की पदावली के रूप में। ये एक साहित्यिक भाषा है अलग से। भोजपुरी अब सिनेमा की बहुत जबरदस्त भाषा है, इसमें साहित्य नहीं है लेकिन सिनेमा बहुत जबरदस्त है। आजकल देखिए बहुत सारे बड़े बड़े अभिनेता जो हैं वो भोजपुरी में काम कर रहे हैं, जिनमें 2 सांसद हैं, गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन, और दिल्ली के एक सांसद हैं, नाम उनका याद नहीं आ रहा लेकिन बहुत बड़ा नाम भोजपुरी फिल्म में है। और उसी प्रकार मैथिली बिहारी की है। और पहाड़ी क्षेत्र जो है उसमें से नेपाल, ये अलग राष्ट्र की भाषा है। नेपाल जिसको हम कहते हैं वो हिंदी की एक बोली मात्र है लेकिन वो अलग राष्ट्र की भाषा है। कुमायूनी, गढ़वाली, ये 2 बोलियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के आसपास की बोलियां हैं। तो ये जो 17 बोलियां हैं, 5 बोलियां पश्चिमी हिंदी की, 3 बोलियां पूर्वी मतलब हो गई 8, 4 बोलियां राजस्थान की, 8 और 4 12, 3 बिहार की, कितनी हो गई 12 और 3 15, और 15 और ये 18। लेकिन इनमें से नेपाली अब अलग राष्ट्र की बनी है, इसलिए हम इन्हीं 17 पर बात करेंगे। अब देखिए जो नाम आए हैं वो किस आधार पर आए हैं, ये सारे नाम उस क्षेत्र के नाम पर आए हैं। उदाहरण के रूप में ब्रज क्षेत्र है जो ना, ब्रज मतलब मथुरा, श्री कृष्ण जहां जन्मे थे वो, अयोध्या वो जहां श्री राम जन्मे थे वह क्षेत्र। फिर उसके उपरांत भोजपुर जनपद है, मिथिला मिथिलांचल है। अब ये जो बोलियां हैं इनमें से ब्रजभाषा है, उसमें मध्य युग में श्री कृष्ण काव्य बहुत लिखा गया, इसलिए वह भाषा स्तर उसने प्राप्त किया है। भले ही वो एक क्षेत्र की बोली हो लेकिन बाद में उसने क्या प्राप्त किया है, भाषा का स्तर प्राप्त कर लिया है। बोली से विभाषा, विभाषा से भाषा और भाषा से साहित्यिक भाषा प्राप्त किया है। अवधी भाषा में सूफी संतों के काव्य हैं और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने लिखा हुआ महान ग्रंथ है वह भी इस भाषा में है। साथ ही साथ भोजपुरी में भी बहुत सारा साहित्य लिखा गया है, बहुत सारे सिनेमा भी उसमें हैं। और मैथिली में विद्यापति पदावली से लेकर के देखिए, बाद में कवि नागार्जुन नाम सुना होगा आपने, जिनका उल्लेख बाद में होगा, वो हिंदी के भी कविता मैथिली का उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार है और हर वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। भारत में 22 भाषाएं जो संविधान की 8वीं अनुसूची में है उसमें इसका भी समावेश है। अब एक और मानचित्र हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। इस मानचित्र के माध्यम से आप हिंदी बोलियों का क्षेत्र समझ पाएंगे। अब हिंदी बोलियों का क्षेत्र समझना है तो ये मारवाड़ प्रांत है, राजस्थान का मारवाड़ प्रांत है जहां मारवाड़ी बोली जाती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र है, यहाँ मालवी बोली जाती है। मेवात या मेवात का भाग जो है उसे मेवाती। जयपुर जो राजधानी है राजस्थान की, वहां से जयपुर है। हरियाणा के भाग को बांगरू बोली का भाग कहा जाता है। गढ़वाली, कुमायूनी ये जो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में आ जाते हैं। उसके बाद ब्रजभाषा श्री कृष्ण का जो जन्म क्षेत्र है वहाँ की। कन्नौज कान्य मध्य प्रदेश में कन्नौजी बोली जाती है। बुंदेलखंड में बुंदेली बोली जाती है। बघेलखंड में बघेली बोली जाती है। छत्तीसगढ़ अलग से राज्य बन चुका है, उसमें बोली जाती है, वो छत्तीसगढ़ी है। भोजपुर क्षेत्र में भोजपुरी है। मगही मगध के क्षेत्र में मगही है, मैथिली है। तो इस प्रकार से देखा जाए
तो इनमें से जो महत्वपूर्ण भाग है पश्चिमी हिंदी का, पश्चिमी हिंदी का भाग कौन सा आता है? देखिए, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी का भाग आता है। इसमें कौन कौन सी पांच है? हरियाणा में या बांग्लू या जाटू जिसे कहा जाता है, खड़ी बोली, फिर ब्रजभाषा, फिर बुंदेली और कन्नौजी। 1 2 3 4 5, ये 5 बोलियां हैं, वो आती हैं पश्चिमी के क्षेत्र में। अब पूर्वी में ये तीन आती हैं। पूर्वी क्षेत्र में ये 3 आती हैं, ये 3 आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी क्षेत्र में आते हैं, पूर्वी हिंदी में, पूर्वी हिंदी के क्षेत्र में आते हैं। फिर उसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो राजस्थानी है, राजस्थानी के अंतर्गत ये क्षेत्र आता है। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी और मालवी, ये क्षेत्र आ जाता है। जयपुरी, जिसको ढूंढानी भी कहा जाता है, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी। मालवी का जो क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश के उज्जैन तक आता है, मतलब राजस्थान और मध्य प्रदेश का भाग जो है वह राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आता है। अब रही बात बिहारी हिंदी की, तो बिहारी हिंदी में देखिए, बिहारी हिंदी के क्षेत्र में ये 3 आ जाती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। हिंदी के क्षेत्र बिहारी हिंदी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती है, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली और कुमाऊनी, जो हिमाचल प्रदेश की भाषा है। समझ में आएगा? फिर से कह रहा हूँ, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियाँ आ जाती हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांग्लू, ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाती हैं। राजस्थान के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मालवी, मेवाती आ जाती हैं। बिहारी के अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी आती हैं, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत गढ़वाली, कुमाऊनी आती है। कोई कठिनाई इसमें? बहुत आसान। अब एक और मानचित्र हम रंग, ये उतना ठीक ठाक नहीं है, रंगीन में देखेंगे। अभी में कुछ उपबोलियां रही हैं। यहाँ देखिए, मारवाड़ी, उसकी उपबोलियां धात्री, गोडवानी, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, इतना ही। मालवी, मेवाड़ी, निमाड़ी, इसको मालवी भी कहा जाता है, ढूंढानी, इसको जयपुरी कहा जाता है। इनमें शेखावती, अहिरावती, बागड़ी, फिर बांग्लू को भी जाटुया कहा जाता है, हरियाणवी कहा जाता है। कौरवी, जिसका एक नाम खड़ी बोली है, ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बुंदेली है। तो इनमें से कौरवी या खड़ी बोली, बांग्लू या हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, ये पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र आ जाता है। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आ जाते हैं। हिंदी, राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और ढूंढानी, जिसको जयपुरी कहा जाता है। निमाड़ी इसकी अन्य उपभाषाएं हैं। उपभाषाओं में 75 उपभाषाएं कहेंगे, उनको ध्यान रखें। फिर उसके बाद जो बिहारी हिंदी है, उसके अंतर्गत मगही, मैथिली और भोजपुरी, यहाँ खोरडा, अंगिका, ये छोटी मोटी भाषा है। फिर हिमाचली में से पहाड़ी कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश में से हमने 2 की बात की थी, वो गढ़वाली और कुमाऊनी। तो ये हिंदी का परिक्षेत्र है, ये एक बार आपके जहन में रहे तो बहुत। अब ये सारी बातें हमने की हैं, अब हम सरसरी तौर पर झट से इन बोलियों का थोड़ा सा परिचय प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। देखिए, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं, पश्चिमी हिंदी की बोलियों में सर्वप्रधान बोली के रूप में कौरवी या खड़ी बोली आती है। और कौरवी या खड़ी बोली ये कहाँ की है? दिल्ली, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून,
का मैदानी भाग, पहाड़ी भाग, मैदानी भाग, इनमें जो बोली जाती है उसको खड़ी बोली कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम कौरवी है, जिसको कुरु प्रदेश कहा जाता था, कुरु प्रदेश कहा जाता वह है। लेकिन मेरठ जिले में ये सबसे ज्यादा बोली जाती है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, ये दो जिले, और उसके उपरांत सहारनपुर, सहारनपुर को मेरठ, सहारनपुर को क्या कहा जाता है, देखिए कौन कौन से हैं, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर को कुरु प्रदेश कहा जाता है, इसलिए कुरु प्रदेश की कौरवी, इस प्रकार से ये शब्द यहाँ आया हुआ है, कुरु प्रदेश। इसीलिए राहुल सांकृत्यायन, जो बहुत बड़े भाषा वैज्ञानिक थे और हिंदी के बोल में साहित्यकार थे, उन्होंने राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के स्थान पर कौरवी शब्द का प्रयोग किया है। दिल्ली आगरे की बोली ये भी खड़ी बोली है। दिल्ली, आगरा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये जो भाग है, इस भाग में बोली जाने वाली हिंदी भाषा की बोली को क्या कहा जाता है, खड़ी बोली कहा जाता है अथवा कौरवी कहा जाता है। अब इसका नाम खड़ी बोली क्यों है? ये कहा जाता है खड़ी बोली इसलिए कि ब्रज भाषा की अपेक्षा वह खड़ी लगती है। खड़ी मतलब सीधी। ब्रज भाषा यदि पिंगल का कहलाती है, उसकी तुलना में खड़ी होने के कारण इसका नाम खड़ी बोली पड़ गया है। डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने भी ब्रज अवधि आदि को पड़ी बोली कहा है। पड़ी और उसकी तुलना में ये खड़ी, पड़ी और खड़ी, तो इस प्रकार से इसे खड़ी बोली नाम प्राप्त हुआ है। इसके उपरांत पड़ी की वजन पर खड़ी यह नाम आया है। थोड़ा सा हाँ, अब इसकी कुछ विशेषताएं हम देखेंगे। इसकी पहली विशेषता है कि यह साहित्यिक हिंदी है। यह आकार बहुल है, जिसमें ए ओ का रूप ग्रामीण में ए ओ मिलता है। मतलब ए और ओ जो हिंदी की वर्णमाला में है, वह साहित्यिक खड़ी बोली में तो मिलते हैं, लेकिन ग्रामीण खड़ी बोली में इनका क्रमशः ए का ए और ओ का ओ बन जाता है। जैसे बैठ है, तो बैठ की जगह कहते हैं वो बैठ, है की जगह है, पैर की जगह पर, पेड़ और की जगह और। मतलब यहाँ ए का ए और ओ का ओ ये बन जाता है। फिर स्वराघात युक्त जितने भी दीर्घ स्वर हैं, जिनमें द्वित्व की मिलती है, द्वित्व मिलती है, जैसे लोटा लिखते हैं लेकिन पढ़ते हैं लोटा, धोती धोती, बेटा बेटा, भेजा भेजा, रोटी रोटी, ये पंजाबी का प्रभाव है इसका थोड़ा सा। हिंदी पंजाबी में रोटी कभी नहीं तो रोटी कहते हैं। तो ये कुछ इसकी विशेषताएं हैं। और भी है कि इसमें अधिकांश रूप जो होते हैं वो आकारांत पुल्लिंग है, जैसे कि घोड़ा, लड़का, बड़ा, छोटा वगैरह वगैरह शब्द आ जाते हैं। और जो आकारांत पुल्लिंग एक वचन संज्ञाएं हैं, उनमें कुछ बदलाव हो जाते हैं। एकारांत और बहुवचन में ओकारांत हो जाते हैं। जैसे कुत्ता रोटी खाए, अब कुत्ता आकारांत है, लेकिन यहाँ कुत्ते में उसका रूपांतरण हो गया, एक शब्द का कुत्ते ने रोटी खाई और कुत्तों में, ये मतलब लिंग वचन बदल जाने इस प्रकार हो जाता है। मतलब उसका प्रयोग जब विभक्ति प्रत्ययों के साथ होता है वाक्य में, तो उसके रूप बदल जाते हैं। कुत्ता, कुत्ते ने, कुत्तों ने, अनेक वचन वगैरह। ग्रामीण खड़ी बोली में कारकीय परसर्ग जो होते हैं आग्रांकित होते हैं। कर्ता ने की जगह है न आता है। कर्म के को की जगह का, करण में तय से संप्रदान को। आप देखिए ये जो है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, ये विभक्तियां हैं जिनको कारक कहा जाता है। प्रथमा विभक्ति को कर्ता कहा जाता है, द्वितीय विभक्ति को कर्म कहा जाता है, तृतीय को करण कहा जाता है, चतुर्थी को संप्रदान कहा जाता है, पंचमी को आपादान कहा जाता है, छठी को
संबंध कहा जाता है, सप्तमी को अधिकरण कहा जाता है, और अंत में होता है संबोधन। कभी बचपन में आपने व्याकरण पढ़ा होगा, तो इसकी एक अलग से पास काम नहीं है। और पूर्वकालिक के दंत जोड़ करके बनाए जाते हैं, जैसे कह के, कह करके जगह कह के, सो करके जगह सो के, उठ करके जगह उठ के, कर को के बनाया जाता है। और भूतकालिक कृदंत, अब कहा की जगह कया, बोला की जगह बोलिया, गया की जगह गया। ये खड़ी बोली की कुछ विशेषताएं, लेकिन वो बोली स्तर पर है, लेखन में नहीं, क्योंकि लेखन में आज जो हिंदी है वही खड़ी बोली है। अब देखिए, जाएगा जाऊंगा, खाएगा खाएंगे, जाएंगे जाएंगे, इस प्रकार से बोली भाषा में कुछ परिवर्तन अवश्य दिखाई देता है। अब दूसरी आ जाती है ब्रज। ब्रजमंडल की जो बोली है उसे ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रजमंडल मतलब मथुरा, जहां पशुपालन है, इसलिए इसको ब्रज प्रदेश कहा जाता है। श्री कृष्ण की देखिए वो सारी लीलाएं इसमें घटी हुई हैं। और मथुरा का प्राचीन नाम शूरसेन है। शूरसेन किसका नाम पता है आपको? महाभारत किस पात्र का शूरसेन नाम है, जिसके नाम से ये प्रदेश शूरसेन कहलाता है? वह है श्री कृष्ण के दादाजी का नाम है शूरसेन। श्री कृष्ण जी के पिताजी का नाम है वसुदेव, वसुदेव के पिताजी का नाम शूरसेन, और इनके कारण इसे शूरसेन प्रांत कहा जाता है। यहाँ की प्रांत को शूरसेन कहा जाता है। इसी को मथुरा मंडल भी कहा जाता है। तो ये जरूरी है, खास करके आधुनिक मथुरा जिला जो है वो ब्रजमंडल के अंतर्गत आता है। और शूरसेन प्राकृत से विकसित ये जो ब्रज भाषा है वह 27,000 वर्ग मील में, मतलब स्क्वायर किलोमीटर मील में फैली हुई है। ये ओकार बहुला है, मतलब जैसे खड़ी बोली हिंदी में घोड़ा कहा जाता है, तो यहाँ ओकार में घोड़ो कहा जाएगा, लड़का की जगह लड़ी को कहा जाएगा, ओकार बहुला है। अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? ब्रज है, मथुरा है, आगरा है, भरतपुर, धौलपुर, कराली, ग्वालियर। फिर जयपुर का पूर्व विभाग है, जयपुर का पूर्व विभाग, गुड़गांव जो हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर का बहुत महत्वपूर्ण शहर है। फिर उसके बाद बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, गंगा पार के प्रदेशों में बदायूं, बरेली, नैनीताल की तराई में से कुछ भागों में ये ब्रज भाषा बोली जाती है। इतना ही नहीं, ब्रज भाषा में बहुत सारा साहित्य भी लिखा गया है। और आजकल ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी, गढ़वाली, कुमायूनी को समझने का माध्यम है। अगर आप गढ़वाली, कुमायूनी को समझना चाहते हैं तो पहले आपको ब्रज भाषा सीखनी पड़ेगी। नैनीताल की बुक्सा, एटा, बदायूं, मैनपुरी और बरेली का अंतर्वेदी जो जिला है, धौलपुर, आगरा, यहाँ की बोली को आदर्श ब्रज भाषा कहा जाता है। इतना ही नहीं, बंगाल में भी ब्रज भाषा है, उसको कहा जाता है ब्रजमुनी। बंगाल में भी है ब्रज भाषा, बंगाल तक फैली हुई है ये पश्चिमी हिंदी की ब्रज भाषा। और इसमें साहित्य बहुत लिखा गया है। सूरदास का इसमें साहित्य आता है, मतलब श्री कृष्ण भक्तों का सारा साहित्य इसमें आ जाता है। इतना ही नहीं, मध्यकाल में और मध्यकाल के जो भाग है, भक्ति काल और उसके बाद रीति काल, उसमें सर्वाधिक साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया है। और इसे साहित्यिक भाषा को पिंगल कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है ब्रज भाषा का? पिंगल। प्रश्न आ सकता है आपको। और देखिए कि ब्रज भाषा में बहुत सारा साहित्य उपलब्ध है, जैसे मैंने कहा था। और आदिकाल में यहाँ अपभ्रंश और अवहट्ट को प्रभावित करती है, तो मध्यकालीन हिंदी साहित्य में वो साहित्य की भाषा बन गई। परिष्कृत हिंदी के गौरवपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित होने के कारण बोली के बदले से ब्रज भाषा कहा जाता है। ब्रज बोली नहीं कहा जाता, ब्रज भाषा कहा जाता है। इसमें संपूर्ण श्री कृष्ण भक्ति का साहित्य है, रीतिकालीन साहित्य है। इतना ही नहीं, आधुनिक काल में जब गद्य खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था, तब भी पद्य की रचना करने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता के लिए ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया हुआ है आधुनिक काल में। चलते हैं आगे, आप थोड़ा सा वेग से चलेंगे। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें री नहीं है, ऋषि वाला री नहीं है।
ब्रज भाषा में री नहीं है, बाकी हिंदी की सारी ध्वनियाँ आ जाती हैं। री की ध्वनि का प्रयोग मिलता है, लेकिन र या री इस रूप में मिलता है। अब देखिए मराठी वाले इसका उच्चारण क्या करते हैं, रू करते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण है रे। रे ऐसा नहीं है, रे ऐसा उच्चारण, ऋषि ऐसा उच्चारण। अब देखिए सारे स्वरों के अनुनासिक रूप इसमें मिलते हैं, जैसे कि हंसत, आँखियाँ, नहीं, नेह, सौह, भौह। अनुनासिक तो इसमें ज्यादा है, लेकिन इसमें एक विशेषता है। इसमें एक विशेषता है कि इसमें श जो तालव्य श है और मूर्धन्य श है, दोनों को की जगह स का प्रयोग करते हैं। अब मैं जब यहाँ पढ़ता था उत्तर भारत में, आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि मेरी हिंदी थोड़ी सी उत्तर भारतीय हिंदी लगती है, मराठवाड़ी हिंदी नहीं लगती। भागते भागते घर तक ना पड़े जैसे मेरी हिंदी नहीं है। क्योंकि मैंने हिंदी भाषी प्रदेश में अध्ययन किया है, तो वो लहजों का असर, प्रभाव मुझ पर है। अब यहाँ जब जाते तो हमने शास्त्री परीक्षा पास की थी, तो वहाँ शास्त्री नहीं, वो शास्त्री जी कह करके पुकारते हैं, शो को स कहते हैं। अब ह व्यंजन का लोप हो जाता है यहाँ, बहू को बहू कहते हैं, बारह को बारह कहते हैं। न मूर्धन्य की जगह, मूर्धन्य न की जगह तालव्य न का प्रयोग करते हैं। जैसे तरुण का तरुण, प्रवीण का प्रवीण, जैसे रानी का रानी, हिंदी में रानी चलता है इस जगह। और र और र में भी पर्याय मिलता है, जैसे र र उच्चारण, ध्यान रखिए र का उच्चारण भाषा वचन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे बच्चे इसका उच्चारण नहीं करते, इसलिए चिल्लाते हैं, इसलिए बोबड़ा बोलते हैं। अब यही इसमें भी पर्याय हो जाते, जैसे भोली को भोली कहेंगे, बादल को बादल कहेंगे, काला को कालो कहेंगे, और ड के स्थान पर ल का प्रयोग करते हैं, जैसे लड़का का लड़िका, घोड़ा का घोड़ा, थोड़ा का थोड़ा। ड का उच्चारण नहीं आता, उसकी जगह र करते हैं, और र के उच्चारण की जगह या तो ल करते हैं, या फिर र के उच्चारण की जगह ड का उपयोग करते हैं, या कभी ड की जगह र का उपयोग करते हैं। एक वचन में उकारांत होते, जैसे कि अच्छो, गयो, चलो, गयो। और मैं, हमेशा ब्रज भाषा में मैं का प्रयोग होता है ज्यादा, सर्वनाम का ज्यादा प्रयोग होता है। अब तीसरी है हरियाणवी, इसी को बांगुल कहा जाता है, इसी को जाटू कहा जाता है। यह कहाँ चलती है, हरियाणा का जो भाग है, हिसार और हरियाणा का भाग, हिसार, रोहतक जिला, करनाल जिला, पटियाला, नाभा, जिंद और दिल्ली का थोड़ा सा भाग, जो हरियाणा और वहाँ की जो बोली है वो हरियाणवी कहलाती है। करताल के आसपास के क्षेत्र को बांगर कहा जाता है, इसलिए ग्रियर्सन ने इसका दूसरा नाम बांगुल कहा था। और यहाँ जाट जाति के लोग बहुत ज्यादा हैं। जाट, जैसे महाराष्ट्र में मराठा जात पावरफुल है, वैसे हरियाणा में जाट जात बहुत पावरफुल है, इसलिए इसका नाम एक जाट है। मतलब हरियाणा प्रदेश के नाम पर, बांगरू बांगर क्षेत्र के नाम पर, और जाट जाति के नाम पर, यहाँ ये तीनों नाम इसे चलते हैं, हरियाणवी, बांगरू और जाट। और इसके पूर्व में खड़ी बोली दक्षिण पश्चिम में राजस्थानी और पश्चिम में पंजाबी चलती है। ध्यान रखिए, एक बात मैं भूल गया बोलना कि पंजाब की जो पंजाबी भाषा है, जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब लिखा गया, उनकी अपनी लिपि है। कुछ दिन पहले पंजाबी हिंदी की एक बोली थी हरियाणवी जैसी, लेकिन वो अलग भाषा बन गई। वैसे भोजपुरी अलग भाषा बन जाएगी, जैसे मराठी की एक बोली थी कोंकणी, वो अलग भाषा बन गई। तो ये विस्तार होता रहता है, ये विकास होता रहता है। तो इसका भी विकास कहाँ से हुआ है, शौर सिखा पश्चिम रूप से हुआ है। खड़ी बोली, आर्यभट्टी, मारवाड़ी, पंजाबी इत्यादि भाषाओं से घिरे होने के कारण भाषा जानने वाले लोग जो भाषाविद हैं वो खड़ी बोली पर पंजाबी का प्रभाव मानते हैं। हरियाणा और पंजाब के कुछ भाग और दिल्ली के देहाती क्षेत्रों में ये प्रयोग बोलती हैं। बांगरू और जाटू इसकी प्रमुख बोलियां हैं। बांगरू की प्रधानता के कारण इसको बांगरू नाम भी दिया जाता है। हरियाणा में लिखित साहित्य तो बहुत कम है, लेकिन लोक साहित्य बहुत ज्यादा है। ध्यान रखिए। आप किस क्षेत्र से आते हैं? आपका गांव कौन सा है?
हिंगोली जिले में आता है क्या? तो वहाँ भी देखिए आपकी जो आदिवासी बोलियाँ हैं उनमें कोई लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन उसमें जरूर उनका लोक साहित्य होगा। वैसे ही हरियाणवी में ज़्यादा कोई लिखित साहित्य नहीं है, लेकिन लोक साहित्य जरूर है। अब इसमें दिल्ली, रोहतक, करनाल, जिंद, नाभा, हिसार का पूर्व भाग, दक्षिण पूर्वी पटियाला तक ये जो हरियाणा का भाषा का भाग फैला हुआ है। और यहाँ जो संख्या मैं दे रहा हूँ ये संख्या आज की नहीं, ध्यान रखो, ये संख्या जब भाषा सर्वेक्षण किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने तब की संख्या है। अब वो लाखों किया, वो करोड़ों में आ गई। इसकी विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे हमने खड़ी बोली की विशेषताएं देखी थी, उसमें से रहा की जगह है रिहा। इसका कारण यह कि अस्वर की जगह इस पर का प्रयोग करते हैं, रहा रिहा, जवाब जुआ, ऊ, रहा रेया, कहाऊं कहाऊं, कोहाऊं, बहुत बहुत। अभी दक्षिण भारत में भी खास करके उर्दू वाले बहुत कभी नहीं कहते, बहुत कहते हैं। उसी प्रकार से फिर मध्यम व्यंजन का द्वित्व रूप हो जाता है, जैसे भीतर का भीतर, गाड़ी का गड्डी, ये पंजाबी का प्रभाव है। भूखा का भुक्का, ऊपर का ऊपर, पूछा का पुच्छा, ये द्वित्व व्यंजन हो जाता है। फिर उसके उपरांत अधिकांश लोग न के स्थान पर न बोलते हैं, उल्टा है, खड़ी बोली के उल्टा है। और ळ चलता है यहाँ, हरियाणा में मराठी का ळ चलता है या ड चलता है, हरियाणा में चलता है ळ ये चलता है। फिर न की जगह देखिए, अब ये न ज्यादा आता है, नल की जगह न बाण का हो जाता है, होना की जगह होना, अपना की जगह अपना, पानी की जगह पानी, जैसे पानी मराठी में ऐसे लिखा जाता है, या पानी कहते हैं। बड़ा बड़ा, ये इसका जो है नीचे का नुक्ता निकल जाता है। गाड़ी गड्डी, डेढ़ डेढ़, पढ़ाई पढ़ाई, वो पढ़ाई और पढ़ाई फर्क पड़ता है। करता करता जो करना, अभी पंजाबी का प्रभाव है। फल का फल कहते हैं, ल चलता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि केवल मराठी नहीं, अभी तो गुजराती में भी ल चलता है, हरियाणवी में ल चलता है, और अनेक भाषाओं में, तमिल तेलुगु में तो चलता ही है। इसलिए मराठी का ल, इसलिए हिंदी की मानक वर्णमाला में ल को स्वीकार किया गया है, जो हमने परसों में कहा था। संज्ञा वचन इसके तिर्यक हो जाते हैं, जैसे घोड़ों घोड़ा, लोगों लोगा, ये उर्दू का प्रभाव है। घर घरों घरा, किताबों किताबा, सर्वनामों की जगह विचित्र रूप मिलते हैं, मैं, मन में, अब ये उर्दू में आ जाता, उर्दू में भी चलता है। मंत्रे, हमने, हम का हमने, नहीं हमने। उसी प्रकार कभी कभी सर्वनाम की विभक्तियां भी मिलते हैं, किस्सा किसने, ये पंजाबी का प्रभाव आ जाता है। फिर अभी है बुंदेली बुंदेलखंड की है, जिसमें झांसी वाली रानी आपने सुना होगा। बुंदेली हर बोलो गेहूँ, हमने सुनी कहानी थी, फूलड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, आपने सुना होगा। तो झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा जिला, इसको बुंदेलखंड कहते हैं। और बुंदेला राजपूत, यहाँ जो जिन राजपूत राजाओं ने राज किया वो बुंदेल वंशी थे। हालांकि बाद में छत्रसाल के बाद जब पहले बाजीराव ने उनकी मदद की तो मराठा साम्राज्य वहां तक चला गया, और झांसी का राजा नेवाड़कर नाम का मराठी व्यक्ति था, जिसकी पत्नी के रूप में झांसी रानी लक्ष्मीबाई को हम देखते हैं। और बुंदेलखंड की विस्तृत हो गई, जिसके अंतर्गत झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, टीकमगढ़, बिरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, होशंगाबाद जिले आते हैं। और शुद्ध बुंदेली का व्यवहार ओरछा और सागर के आसपास के भूभाग होता है। इसमें भी साहित्य लिखा गया है, खास करके पद्माकर और केशवदास जो बड़े साहित्यकार थे, वो बुंदेली में उनकी ब्रजभाषा थी, वो प्रसिद्ध है। इतना ही नहीं, लोक साहित्य में ईसुरी नाम का, ईसुरी फाग, इस पर एक बहुत बड़ा उपन्यास भी मैत्री पुष्पा ने लिखा है, कहीं ईसुरी फाग नाम का। फाग नाम का काव्य का प्रकार है जो ईसुरी नाम के हैं। और आधा खंड का हमने कल पृथ्वीराज रासो के साथ साथ उल्लेख किया था, परमाणु रासो के साथ, इसमें भी थोड़ी बहुत बुंदेली भाषा है। छत्रसाल बुंदेला जिनका उल्लेख हमने किया था प्रथम बाजीराव के, उसमें के उनके जो लाल कवि हैं
उन्होंने बुंदेली में चित्रप्रकाश नाम का चित्रसाल परिग्रंथ लिखा है। राठौड़ी नंदानी इसकी छोटी मोटी अन्य बोलियां हैं, उपबोलियां हैं। बुंदेली बोलने वालों की संख्या उस समय करोड़ कर दी, वो बहुत ज्यादा अब बढ़ गई है। अब इसमें भी देखिए बुंदेली, कुछ लोग देखिए ये भाषा वैज्ञानिक लोग के मत अलग अलग होते हैं। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा जी ने इसे ब्रज की एक उपबोली माना है। बुंदेली में अ आ ई उ ये स्वर मिलते हैं, 10 स्वर मिलते हैं, ठीक है। स्वरों के अनुनासिक रूप में मिलते हैं। जैसे विधवा के लिए शब्द है राग, तो वो यहाँ मिलेगा। फिर अंगूठा को ऊंठा कहते हैं, नाखून को न्यों कहते हैं। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग रूप बन जाते हैं। जीभ को जीभ कहते हैं, महाप्राण का अल्पप्राण हो जाता है। दूध का दूध, हाथ का हाथ। बुंदेली में जैसे अनेक शब्द प्रचलित, जैसे बाबा, भाई, दीदी, कलसा, ये हिंदी की तरह है। हिंदी के सार्वजनिक नाम इतना के स्थान पर इत्तो, इतनो, इत्तो, इतनो, ये चलता रहता है। जितना के स्थान पर जित्तो, वैसो, जैसो के स्थान पर जैसो, उतने के स्थान पर उत्तो, इस प्रकार से। अगली है कान्य कुब्ज में बोली जाने वाली कन्नौजी, ये इस परिक्षेत्र में। तो देखिए कि यहाँ जो संस्कृत शब्द है कान्यकुब्ज, कान्यकुब्ज से ये शब्द बना है कान्नौज और फिर कन्नौज। इसका राजा कौन था? पृथ्वीराज चौहान के काल में जयचंद। इसके अंतर्गत शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, इटावा जिलों के सामूहिक रूप से पांचाल, वहाँ पांचाली भी कहा जाता है। पांचाली को ही कन्नौजी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत शाहजहांपुर, हरदोई, फर्रुखाबाद, कानपुर, इटावा, पीलीभीत, ये जो उत्तर प्रदेश के हिस्से हैं वहाँ कन्नौजी बोली जाती है। इसका शुद्ध रूप इटावा, फर्रुखाबाद में प्रयुक्त होता है। इसमें विशेषता क्या है कि इसमें और ब्रज भाषा में बहुत साम्य है। इसलिए धीरेन्द्र वर्मा जी ने कन्नौजी को ब्रज की ही एक उपबोली माना है। इसमें मध्य स्वर ब का लोप हो जाता है, जैसे करहूं, करहूं, कहियो, कहयो वगैरह। फिर पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां आ जाती हैं, अवधी, बघेल और छत्तीसगढ़ी। अवधी फैजाबाद जिला, जिसको आजकल अयोध्या नाम दिया गया है, योगी जी ने नाम बदल दिया है। लखनऊ, इसमें अवध प्रांत है। ये संस्कृत अयोध्या से अवध शब्द बना है। और इसमें हरदोई, खीरी, फैजाबाद ये कुछ जिलों में नहीं बोली जाती, लेकिन अवध प्रांत का जो भाग है उसके बाहर का फतेहपुर, इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, जौनपुर, मिर्जापुर में ये व्यवहृत होती है। पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली अवधी है, जिसमें तुलसी जायसी है। तुलसी जी का रामचरित मानस अवधी बोली में लिखा गया है। जैसी का पद्मावत अवधी बोली में लिखा गया है। साथ ही साथ मुल्ला दाऊद, संबल सिंह, कुतुबन मंझन, ये सारे जो सूफी कवि हैं इन्होंने भी अवधी में लिखा है। अवधी को कोसल, कोसली और बैसवाड़ी भी कहा जाता है। प्रश्न आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में, अवधी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको बैसवाड़ी या कोसली लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये उपबोलियां और अवधी की जो विभाषाएं हैं, पश्चिमी, केंद्रीय और पूर्वी, इसमें लखीमपुर की ये बहुत नाम कुछ दिन पहले चर्चा में बहुत आया था। लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, फतेहपुर, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, फैजाबाद, उत्तर सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, मिर्जापुर, ये सब अवधी के अंतर्गत आते हैं। थोड़ा सा श के जगह स का प्रयोग मिलता है, ब्रज भाषा जैसा है। औरत को औरत, मतलब स्वर को जो संयुक्त स्वर है उनको अलग अलग रूप में लिखते हैं, बोला जाता है। न के स्थान पर न, ड के स्थान पर ड का प्रयोग। कारण, कारण, चरण, चरण, लड़ाई, लड़ाई, फल, फल। संज्ञाओं के अलग अलग रूप मिलते हैं, सामान्य और वजह से घोड़ा, घोड़ना, घोड़ोना, इस प्रकार से। तो ये बघेल, बघेलखंड, जिसका मूल केंद्र रीवा है, इसको रिवाई नाम से भी कहा जाता है क्योंकि रीवा की है इसलिए। और इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के दामोह, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, बांदा, फतेहपुर, हमीरपुर, ये सारे जिलों के कुछ भाग यहाँ आ जाते हैं। बघेल क्षेत्र के उत्तर में अवधी, भोजपुरी, पूर्व में छत्तीसगढ़ी, दक्षिण में मराठी वगैरह भाषाएं आ जाती हैं। बांदा जनपद उस दृष्टि से, उसमें लोक साहित्य बहुत लिखा गया है। अवधी और बघेली की अधिकांश विशेषताएं समान हैं। कर्मकारक और सर्वमेय, ये सारी चीजें मैं आपको PDF के रूप में दिखा दूंगा, दे दूंगा, वो अच्छी तरह से आप इस तरह से कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि अवधि में ओ, बघेली में वो हो जाता है। जैसे मोर का म्वार, घोड़ा का ग्वार, इस प्रकार से इनके रूपांतरण हो जाते हैं। का कौना व दीर्घ जोड़ करके इसके रूप बनते हैं। छोट का छोटकौना, लघु का थोड़ा। आगे है छत्तीसगढ़ी, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की अंतिम है। इसमें छत्तीसगढ़ आज जो नया राज्य बन चुका है इसके अंतर्गत आता है। वैसे ये संबलपुर उड़ीसा के निवासियों से लेकर के छत्तीसगढ़, कोलरिया, बिलासपुर की खलोटी कहे जाने, खलहाटी भी इसे कहा जाता है। इसमें सरगुजरिया, सदरी, बैंगानी, झिझवानी आदि इसकी मुख्य बोलियां हैं। इसके अंतर्गत सरगुजा मध्य प्रदेश का रायपुर, अब वो छत्तीसगढ़ आ गया। बिलासपुर, संबलपुर, रायगढ़, खैरागढ़, कोरिया, दुर्ग, राजनांदगांव, नंदगांव, कांकेर, चुड़कदान, कवधी, चांदा, बालाघाट और बस्तर, बिहार के पलामू तक ये बहुत बड़े छत्तीसगढ़ का विस्तृत स्थान है। और इसमें शकुलाल प्रसाद पांडे नाम के बहुत बड़े कवि हुए हैं। इसमें भी देखिए अ, आ, इ, जो 10 जिंदगी की ध्वनियां हैं, लेकिन यहाँ स का, श का ख हो या स हो जाता है, भाषा का भाषा हो जाता है या भाका हो जाता है, वर्षा का बरखा हो जाता है या वर्षा हो जाता है। छत्तीसगढ़ी में ब या म छ का तरीके से खराब हो जाता है, ब का प हो जाता है, बबूल का बमुल, सीता का चिता, और निश्चयात्मक संज्ञा के साथ देखिए ओ, घर, जायत, इस प्रकार से। तो ये इसकी महत्वपूर्ण बातें। अब राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत देखिए मारवाड़ी या मेवाड़ी, जिसका बहुत बड़ा क्षेत्र है, मारवाड़ी क्षेत्र, ये मरुभूमि का है, बहुत महत्वपूर्ण। और आज मारवाड़ी लोग, जो व्यापारी लोग हैं, जो बोलते हैं, वो मारवाड़ी क्षेत्र का है। जोधपुर इसका मूल स्वरूप है। ये भी शोषणिया उपभ्रंश से निकली हुई हिंदी की बोली है। और इसमें मीराबाई के पद, जो मीराबाई मारवाड़ी में लिखती थी ना, हरि मैंने राम रतन धन पायो, वो धन नहीं, वो धन है, उच्चार पायो जी, मैंने नहीं, मैंने राम रतन धन पायो। तो ये इस प्रकार से इसका उच्चारण इसका होता है। फिर आगे आती है मेवाती, जो भरतपुर, अलवर, गुड़गांव के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी राजस्थान अथवा मेवाती का प्रयोग होता है। और ये भी अलग है, अलग अलग है। ये भी शौसेना उपभ्रंश से है। और इसमें लिखित साहित्य बहुत कम है, अधिकतर इसमें साहित्य जो है वो लोक साहित्य ही है। जयपुरिया ढूंढानी जिसे कहा जाता है, ढूंढानी या ढूंढानी ये कहा जाता है इसको। इसमें तोरावती, कांठकला, 84 इसकी उपबोलियां हैं। और इसमें लोक साहित्य उपलब्ध है, लिखित साहित्य नहीं। अगली है मालवी। अब मालवी केवल राजस्थान नहीं, मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, खास करके भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, होशंगाबाद, यहाँ तक। इसे दक्षिणी राजस्थान या मालवी भी कहा जाता है। इसमें बहुत सारी उपबोलियां भी आ जाती हैं, जैसे डांगी, रांगड़ी, भोपाली, सोंडवाली, भोलेवाड़ी, पाटवी, कटियाई, उमटवाली, रतलामी, ढंगेसरी, ये मालवी की उपबोलियां हैं। इसमें न, ए, ओ, ड की ध्वनियों का ज्यादा प्रभाव है। और अल्पप्राणीकरण इसमें होता है, इसलिए ह का कम होता है। ह एक ऐसी ध्वनि है जो अन्य ध्वनियों को महाप्राणयुक्त बना देती है। जैसे क में क मिला जाए तो ख होता है, इसलिए यहाँ, लेकिन यहाँ महाप्राणीकरण कम होता है, इसलिए तो बहुत कम प्रयुक्त किया जाता है। तीसरा है, पहले हमने देखा था पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र, पूर्वी हिंदी का क्षेत्र, उसके बाद राजस्थानी, अब बिहारी हिंदी। इसके अंतर्गत भोजपुरी, मगही और मैथिली आ जाती हैं। और ये बिहार के शाहबाद जिले का भोजपुर परगना है, इसलिए इसका नाम भोजपुरी है उस परगने के नाम पर। और इसका क्षेत्र बहुत लंबा है। मिर्जापुर, बनारस मतलब बिहार के होते हुए भी ये बनारस तक भी, मतलब इस काशी तक भी बोली जाती है। गोरखपुर, देवरिया, छपरा, गोपालगंज, मिर्जापुर, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, भोजपुर, रांची, यहाँ तक ये बोली जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें फिल्मी संगीत, लोक संगीत बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मगही है। मगही शब्द मगधी का अपभ्रंश बन चुका है। पहले शब्द था मगधी, ध की जगह महाप्राण ह रह गया और ग निकल गया तो द निकल गया, तो ये मगही बन जाता है। तो इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसमें
गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, भागपुर, रांची के कुछ भाग वगैरह इसमें आ जाते हैं और इस पर उड़िया और बंगला का प्रभाव दिखाई देता है। और इसमें गोपीचंद और लोरिक बहुत प्रसिद्ध लोक कवि, लोक साहित्य है। इसमें लोरिक चंदा भी कहा जाता है, इसका रूपांतरण बाद में सूफी संतों ने भी किया हुआ है। मैथिली ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है। मैथिली इसके प्रमुख कवि के रूप में हमने विद्यापति का उच्च नाम कल ही बता दिया था, जिनकी पदावली बहुत प्रसिद्ध है। और आजकल के इसमें नागार्जुन इसके बहुत बड़े कवि हैं। वैसे मिथि, मिथि मतलब मिथिला, जहाँ सीता का जन्म हुआ था वह भाग है। और मिथि नाम के प्राचीन राजा ने इसको बसाया था, इसलिए उसको मिथिला कहा जाता है। इसका उल्लेख वैयाचल के स्मृति रामायण में भी मिलता है। तिरहुतिया मैथिली का पुराना नाम है। 1801 में मैथिली का उल्लेख किया गया, जिसके अंतर्गत पूर्वी चंपानेर जिला, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णिया जो नेपाल से सटा हुआ बिहार का भाग है, उत्तरी संथाल परगना में बोली जाती है। इसके अलावा मालदह, दिनाजपुर में भी ये सारी भाषाएं बोली जाती हैं। और ये अधिकतर दरभंगा के ब्राह्मण लोग ज्यादा प्रयोग करते हैं। मैथिली, कैथी और नागरी लिपि का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। अब पहाड़ी हिंदी ये अंतिम क्षेत्र है। इसके बाद हम शैलियों की ओर जाएंगे और बीच बीच में जरा चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट लगी, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा झुक करेंगे। अब देखिए, पहाड़ी हिंदी से पहले हम जरा भोजपुरी की बात करते हैं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़े बिहार के नेता हैं लालू प्रसाद यादव, वो इसी भाषा में बात करता है। तो उसका एक जोक सुनाता हूँ, पहले चलूँगा। एक बार क्या हुआ, जो बिल क्लिंटन थे ना, अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष, ऐसा एक जोक है, सच्चाई नहीं है। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष थे, तब हमारे यहाँ रेलवे मंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव काम करते थे। उनका फोन पर बात हुई। अब लालू प्रसाद यादव तो अंग्रेजी कच्ची है, वो अंग्रेजी में नहीं, बिहार भोजपुरी में बोलता है, तो फोन पर बोलता है, हेलो कौन है, तो उधर से आप बैठ बेलवा, कहा फोन किया सुबह सुबह। तो इस प्रकार की जो भाषा है, तो अब लालू प्रसाद को तो अंग्रेजी नहीं, लेकिन बिल क्लिंटन थोड़ी भोजपुरी सीख गए, इसका एक मतलब था। चलो आपके चेहरे पर हंसी आई, मेरे लिए बहुत है। अब पहाड़ी हिंदी की जो बोलियां हैं, उनमें एक भाषा है अलग से नेपाली, जो नेपाल राष्ट्र जो है, हिंदू राष्ट्र दुनिया का एकमात्र, हम सेक्युलर है, कुछ मत कहो क्योंकि हम सेक्युलर हैं। तो ये जो नेपाली है वहाँ चलती है। गढ़वाली और कुमायूनी इसकी बोलियां हैं। डॉक्टर सुनील कुमार चटर्जी ने इसे पैशाची या खस अपभ्रंश से निर्मित माना है। कुछ लोग इसे शौरसेन अपभ्रंश से मानते हैं। पूर्वी पहाड़ी में से, पूर्वी पहाड़ी से कहा जाता है, नेपाली हिंदी प्रदेश के बाहर है, नेपाल के, इसलिए हम उसे उस पर विचार नहीं करेंगे। मध्य पहाड़ी में भी दो भाग होते हैं, गढ़वाल और कुमायूनी। कुमायून मतलब पूर्वांचल का जो भाग है उसको कुमायूनी कहा जाता है। इसके अंतर्गत नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ये जो झीलें हैं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में, ये गढ़वाली, तिब्बती, नेपाली और पश्चिमी हिंदी से भी इसकी 12 उपबोलियां हैं, जिनमें खरस, परजरिया, उमैया, फंदपोटिया, पछाई, चौगरखिया, दानपुरिया, भोटिया वगैरह आ जाते हैं। इन पर राजस्थानी का प्रभाव दिखाई पड़ता है। और जिसमें गुमाड़ी पंथ, गुमानी और गुमाड़ी एक ही शब्द है, गुमाड़ी पंथ, कृष्णदत्त पांडे वगैरह वगैरह लेखक हैं। इसकी विशेषता है कि ये हिंदी के समान ही है। ए के बाद आ ध्वनि आ जाती है, जैसे ए का या हो जाता है, तेरा का प्यारा हो जाता है। षड ध्वनियां कुमायूं में मराठी की तरह उपलब्ध हैं। हाथ का हाथ हो जाता है। गढ़वाली, गढ़वाल जो है ना, केदारनाथ, केदारखंड जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस केदारखंड अब उत्तराखंड में आ गए, में उत्तर गढ़वाल कहलाता है। और गढ़वाल क्षेत्र की बोली को गढ़वाली कहा जाता है। इसके अंतर्गत टेहरी, अल्मोड़ा, देहरादून, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद इत्यादि बोलियां आ जाती है, जिसके अंतर्गत श्रीनगरिया, राठी, लोहरिया, बथानी, ननपुरिया वगैरह वगैरह आ जाते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, चंद्रमोहन, तारादत्त गोरेला, लोला कृष्ण बेरला, चक्रधर बहुगुणा, भोलानाथ देवरानी वगैरह वगैरह इसमें। अब पश्चिमी पहाड़ी है, पश्चिमी पहाड़ी में दूसरी बोली आ जाती है इसके
जिसमें भद्रवाह, चंबा, मंडी, शिमला के जो भाग हैं हिमाचल प्रदेश के, वहाँ उसमें अलग अलग बोलियाँ हैं। जौनसा, सिरमौली, बघारी, चमेली, ये उपबोलियाँ। इसके अलावा जो है ना सिराजी, शोलीची, सतलुज वगैरह, कुल्लू मनाली का जो क्षेत्र है वो यहाँ आता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी की ये बोलियाँ हैं। समय कितना बताइए मुझे, सोचिए आगे कितना लेना। 10 बजे पर 9 मिनट, हम 10:30 तक लेंगे। अगला भाग जो है हमारा वो है हिंदी की शैलियाँ। हिंदी की अलग अलग शैलियाँ हैं। अब जो हमने हिंदी की 5 उपभाषाएं या विभाषाएं, उसके अंतर्गत 17 बोलियां देखी, उसी प्रकार हिंदी की कुछ अन्य शैलियां भी हैं, उन पर भी हम अब चर्चा करेंगे। हिंदी की जो अलग अलग शैलियां हैं, उन शैलियों के अंतर्गत देखा जाए तो शैली से अभिप्राय पहले समझ लेना चाहिए, क्योंकि भाषा का जब हम प्रयोग करते हैं प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शैली होती है। मुझ जैसा जोशीसर बोल नहीं पाएंगे, जोशीसर जैसा मैं नहीं बोल पाऊंगा, अपनी अपनी शैली होती है। और शैली में आपका अध्ययन कितना है, आपका शब्द संग्रह कितना है, इस आधार पर वो व्यक्तिगत शैली होती है। लेकिन हिंदी की जो शैलियाँ हैं उसमें शब्दावली का स्रोत, वो शब्द कहाँ से लिए हुए हैं और किस स्तर पर व्यवहारिक रूप में उसका प्रयोग किया जा रहा है और किस सामाजिक वर्ग के लोग। ध्यान रखिए, हिंदी बोलने वाले लोग, व्यापारी वर्ग अलग बोलेगा, अध्यापक वर्ग की अलग भाषा होगी, राजनेताओं की अलग भाषा होगी, फिल्मी इंडस्ट्री वालों की अलग भाषा होगी। तो ये जो अलग अलग शैलियाँ हैं, इन शैलियों को भी आप समझने का प्रयास करें। मैं थोड़ा सा आगे जाना चाहूँगा। यह है हिंदी की शैलियाँ, ध्यान रखें। हिंदी की, अब देखिए, भाषा हिंदी है और हिंदी की जो शैलियाँ हैं उनमें पहले संस्कृत हिंदी, जिसमें मैं आमतौर पर बोलता हूँ। मैं अधिकतर प्रयोग संस्कृत हिंदी में करता हूँ क्योंकि अध्यापकों की भाषा है। फिर दक्षिणी हिंदी, जो दक्षिण में हैदराबाद में बोली जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के रूप में इसमें बहुत सारा साहित्य लिखा गया है और इसके पहले कवि के रूप में ख्वाजा बंदे नवाज यशोधराज का उल्लेख मैंने किया था और अंतिम कवि के रूप में इसमें वली औरंगाबादी आती है। और आजकल उस्मानाबाद के एक कवि हैं, आपने शायद नाम नहीं सुना होगा, डीके शेख। डीके शेख इसी भाषा में बोलते हैं और इसमें कैसी कविता आती है, ठंडा ठंडा मोट का पानी, मोट चला दे हल्लू हल्लू, इस प्रकार की कविता है। बहुत महत्वपूर्ण ये भाषा है। उसके बाद उर्दू, जो पाकिस्तान की राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, राजभाषा बन चुकी है। उर्दू भी हिंदी की एक शैली है और हिंदुस्तानी भी हिंदी की एक शैली है। अब हम वेग वेग से इन बातों को संक्षेप में आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। संस्कृत निष्ठ हिंदी के इनके अलावा और भी कुछ शैलियाँ हिंदी के बन सकते हैं, जैसे बम्बैया हिंदी, पता है ना आपको, जब भगवान है इधर से कटने का, इधर नहीं आने का, आपको जो बोलता है उसी को सच मानने का। हाँ, इधर अगर आया नहीं तो धाम, उसके बाद पेटी खोपका सब इधर कुछ मिलेगा, इसके आगे नहीं जाएगा, ये जगह बम्बैया। फिर कलकत्तिया हिंदी कैसी है, आशन भूषण और रविंद्रनाथ की कविता को भी पढ़ी आपने नहीं पढ़ी, तो ये कलकत्तिया। फिर मद्रासी हिंदी, मद्रासी हिंदी कैसी होती है, अम्मा आया किधर से जे तुम, आपको तो नहीं आना था ना, ये हिंदी के लोग बड़ा बेड़ा करे अपना, ये जो है मद्रासी है। और फिल्मी हिंदी तो आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं कैसे लिखी। अभी संस्कृत निष्ठ हिंदी क्या है, इसमें उर्दू फारसी के शब्द नहीं आते, विशुद्ध संस्कृत के शब्द आते हैं और इसको परिष्कृत हिंदी कहा जाता है, परिष्कृत हिंदी कहा जाता है, संस्कृत निष्ठ हिंदी कहा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण मानक हिंदी, जिस पर हमने कल बात की थी, वो ये है। और प्राचीन काल में देखिए संस्कृत दैनंदिन भाषा थी। मैं भी संस्कृत का थोड़ा बहुत पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं आप 2-3 वाक्य में संस्कृत में बोलने का प्रयास करूँगा। वयम सर्वे अत्र एकत्रिता सन्तु कारणं यत् वयम सर्वे पंचदिना दिनपूर्वतः हिंदी भाषायाः अनेक रूपाणाम् अध्ययनं कुर्मः। अस्माकं महाविद्यालयस्य नाम वेंकटेश महाजन वरिष्ठ महाविद्यालयः अस्ति। वयम सर्वे धाराशिव नगरे वसामः। अब ये संस्कृत की बात है। अब ये जमाने में चलती थी, लेकिन अब नहीं चल रही। अब
कुछ लोग उसे मृत भाषा कहते हैं, लेकिन मृत भाषा वो हो नहीं सकती, क्योंकि दक्षिण भारत में कुछ गांवों में अभी भी केवल संस्कृत ही बोली जाती है। वो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। थोड़ा सा आगे चलेंगे। अब संस्कृत, इसके उदाहरण हम सीधे देखेंगे। अब देखिए हिंदी में संस्कृत आना कैसे आती है? बोलते समय, कैसे लिखते समय, मनसा वाचा कर्मणा येन तेन प्रकारेण सामान्यतया मुख्यतया हठात संवशात मम तब, इस प्रकार के संस्कृत के शब्द इसमें अधिकतर प्रयोग होते हैं। और ध्यान रखिए, हिंदी में 80% शब्द संस्कृत से आए हुए हैं, इसलिए संस्कृत हिंदी की माता है और मां से ये स्वीकार किया गया है। और सभी हिंदी की जितनी भी रूप हैं, इस पर संस्कृत का प्रभाव है। अब यहाँ मैं 2-3 उदाहरण आपको समझ रखूंगा। आधुनिक हिंदी के सबसे बड़े लेखक भाग्येंद्र हरिश्चंद्र जी का एक गद्य मैं आपके समझ रख रहा हूँ। एक ऐसी कठिन और भीषण ऋतु में भी श्री वृंदावन की लीला में भीगे रहते हैं और प्रेम में जिनके तेज फुहारे चलते हैं वह शीतल चित्त रहते हैं, क्योंकि सच वृंदावने मय वसंत एवं रक्षते लिखा है। ग्रीष्म ऋतु में श्री वृंदावन में वसंत ज्ञात होती है। इस प्रकार से जो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, पद्य में, गद्य में, अपद्य में, मैथिली शरण गुप्त जी का एक खंड काव्य है जिसका नाम है पंचवटी। उनमें से सीता के जो वाक्य हैं मैं आपको समझ रख रहा हूँ। देखिए, गुरुजन परिजन धन्य ध्येय हैं मेरे, औषधियों के गुण विगुण ज्ञेय हैं मेरे, वन देव देवियां अतिथेय हैं मेरे, प्रिय संग यहाँ सब श्रेय प्रिय हैं मेरे। उसी प्रकार मैं एक और कविता सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग, विहग मतलब पक्षी, सुमन मतलब फूल। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानव तुम सबसे सुंदरतम, निर्मित सबकी तेज सुषमा से तुम निकल सृष्टि में चिरंजीव। इस प्रकार से संस्कृत हिंदी ये हो गई कविता। अब मेरे प्रिय लेखक जयशंकर प्रसाद जी की साहित्य और अन्य निबंध नाम की इस पुस्तक में से एक परिच्छेद में ले रहा हूं जो गद्य का है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी प्रिय रचनात्मक ज्ञान धारा है। विश्लेषणात्मक तर्कों से और विकल्प के आरोप से मिलन न होने के कारण आत्मा की मनन क्रिया जो वांग्मय रूप में अभिव्यक्त होती है वह निस्संदेह प्राणमयी और सत्य के उभय लक्षण प्रिय और श्रेय दोनों से पूर्ण परिपूर्ण होती है। एक और कविता का उदाहरण देखेंगे नागार्जुन जी की। अमल धवलगिरी के किरणों पर शिखरों पर, अमल धवलगिरी के शिखरों पर बादल को घिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। इस प्रकार से यह संस्कृत निष्ठ हिंदी है। आगे है दक्षिणी हिंदी। मैंने कल भी कहा था कि दक्षिणी हिंदी जो उत्तर भारत में दिल्ली मेरठ के आसपास की जो खड़ी बोली थी वह अलाउद्दीन खिलजी और बाद में मोहम्मद तुगलक के आक्रमण से दक्षिण में आए और वह दक्षिणी हिंदी कहलाए। और उसमें अलाउद्दीन खिलजी के शासन के बाद एक बहामनी राज्य स्थापन हुआ और बहामनी राज्य में कुछ अलग अलग स्थापित हो गए, जैसे गुलबर्गा, बीजापुर आदिलशाही, गोलकुंडा कुतुबशाही, बीदर में बरीदशाही और बरार में बरारशाही। इसमें दक्षिणी और इसके कितने नाम है देखिए, दक्षिणी हिंदी, हिंदवी, दक्षिणी देहलवी, गुजरी, ज़बानी हिंदुस्तान, दक्षिणी हिंदी, दक्षिणी उर्दू, कदीम उर्दू, मुसलमानी, दक्षिणी हिंदुस्तानी। ये उर्दू की माँ है, ध्यान रखें, ये भाषा उर्दू की माँ है। अब देखेंगे ऐसे मूल दक्षिणी हिंदी हिंदी का एक रूप है जिसमें दिल्ली के आसपास के 14-15वीं सदी की खड़ी बोली से ये बनी है। मुसलमानों ने भारत में आने पर इस बोली को अपनाया था। अमीर खुसरो, मसूद, इब्न साद, फखरुद्दीन शकल जी का नाम 3-4 बार आया था। इनकी हिंदी कविताएं इसी बोली में लिखी थी और 15वीं-16वीं सदी में यह भाषा फौज, फकीरों और दरवेशों के साथ दक्षिण में आई और यहाँ के हिंदू और मुसलमानों में खेल होने लगे। आजकल देखिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नाम पता है ना, AIMI, इसके प्रमुख जो है हैदराबाद में बैठे हुए, क्या नाम है उनका,
बहुत बड़े नेता हैं मुसलमानों के, ये इसी भाषा में बोलते हैं। नाम है पता नहीं, और राजनीति से आपका कोई ताल्लुक नहीं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब दक्षिणी हिंदी का जन्म भी अपभ्रंश से हुआ है। जॉर्ज अब्राहम ग्रेयर्सन ने इसे हिंदुस्तानी का बिगड़ा हुआ रूप न मानकर साहित्यिक हिंदुस्तानी को बिगड़ा हुआ रूप इसका माना है। इसमें मेवाती, ब्रजभाषा, पंजाबी, हरियाणवी, अंग्रेजी के रूप अनेक समाविष्ट हैं। दक्षिणी उर्दू भी कहा जाता है इसे। अब इसमें के पहला ग्रंथ जो है ना, वो है ख्वाजा बंदे नवाज का मिराजुल आशिकीन। ये दक्षिणी हिंदी का पहला ग्रंथ है। इसका समय 1318 से लेकर के 1430 तक का है। ये उर्दू की जननी कही जाती है। इसमें देखिए शब्द है आसमान, आसमान को आसमान कहते हैं, गूंगे यहाँ पहला उकार होना चाहिए। भीगना, भीगना को भीगना, सूखा को सुक्का, कीचड़ को कीचड़, ऐसे उच्चारण करते हैं। ये हिंदी के बहुत नजदीकी है। और देखिए इसमें जिन लोगों ने इसे बढ़ाया उनमें इब्राहिम आदिल शाह, अली आदिल शाह, कुली कुतुब शाह, आदिल सुल्तान बहुत महत्वपूर्ण है। फिर मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में देवगिरी या दौलताबाद को दिल्ली की राजधानी ले आए। उसमें से कवि सनातनी, देखिए जिसे फारसी का में कुछ ज्ञान है, ज़बा दखनी उसको आसान है, मतलब जिसको फारसी नहीं आती वो दखनी में लिख सकता है। इस प्रकार से लिखा है। और दखनी 400 वर्षों तक है, आज भी चल रही है। इसको कदीम उर्दू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कदीम उर्दू, मतलब कदीम, कदीम का अर्थ होता है बुजुर्ग, बड़ा व्यक्ति। तो ऐसे ये पुरानी उर्दू भी कही जाती है। इसके लेखकों में ख्वाजा बंदे नवाज के सुराज मोहम्मद हुसैन का नाम है। इनका गुलबर्गा में बहुत बड़ा दरगाह है। इन्होंने 3 रिसाले मिराजुल आशिकीन, हिदायतनामा, रिसाला साहिवारा लिखी और बाद में मुल्ला वज़ीरी वगैरह वगैरह इसके वली औरंगाबाद इसके अंतिम कवि हैं। अब इसका वज़ीरी का एक पंक्ति, पंखा होकर मैं डुली साथी मेरा चाव, मुझ जलती जन्म की तेरे लेखन बाव, इस प्रकार से है। और वज़ीरी के अपने हिंदा अपय खाना, अपने लहू अपय पीना, तो दुनिया में भला आदमी होकर जीना, बुरे आदमी बहा फुसला भला जानते, दगा दे जानते हैं। फिर उसी प्रकार खालिद बाई ने इसका प्रयोग किया हुआ था। ये हुआ इसके बारे में, दक्षिण के बारे में। संस्कृत, हिंदी और दक्षिण हो गए। अब ढूंढ रहेंगे उर्दू कहाँ से? मैंने कहा था अभी दक्षिणी का ही रूप उर्दू है। दक्षिणी के अंतिम कवि वली औरंगाबादी जब मोहम्मद शाह रंगीले के कहने पर दिल्ली गए, वहां से उर्दू आई। उर्दू और हिंदी का व्याकरण लगभग एक जैसा है। उर्दू ये शब्द मूलतः तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बादशाह, लश्कर, छावनी। और इसको क्या नाम था पहले? जैसे उदाहरण के रूप में छावनी का न्यायाधीश, काजी उर्दू, फौज का शिविर उर्दू ए लश्कर। अब देखिए इसका बड़ा नाम था ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला। इस भाषा का इतना बड़ा नाम है ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला। इसकी जगह केवल उर्दू शब्द आ गया बाद में। क्या नाम है? ज़बान ए उर्दू ए मुअल्ला, केवल आ गया, उसकी जगह है उर्दू। अब ये उर्दू और दक्षिणी के बीच एक तीसरी भाषा है रेखता। रेखता नाम की है, जो एक काव्य की शैली है। अब इसमें कौन कौन से कवि हुए हैं? देखिए आमिर खुसरो, ये उर्दू के पहले कवि माने जाते हैं। हालांकि अगवली औरंगाबादी है वैसे। मलिक मोहम्मद जैसे नूर मोहम्मद, ये खड़ी बोली लिख चुके थे। बाद में मीर तकी नाम सुना होगा आपने, इनका एक शेर बहुत प्रसिद्ध है, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने कोई न जाने, बाप तो सारा जाने है। ये मीर तकी का शेर है। वली है, वली औरंगाबादी जिनका नाम था दर्द सोज। और सबसे महत्वपूर्ण कवि अली इकबाल, और उससे भी महत्वपूर्ण है कवि जिनको कहा जाता है बहुत बड़े कवि हैं, नाम याद आते हैं, मैं बोलूँगा आपको। तो ये सारे, और एक जमाने में कल भी मैंने मुगल आजम का उल्लेख किया था 60 की फिल्म, तो उसमें भी अधिकतर उर्दू का प्रयोग होता है। अब उर्दू में कैसे कहा जाता है? देखिए ज़िले गाही सुहाने अली तशरीफ ला रहे हैं वगैरह वगैरह, आपने सुना होगा बहुत बार। गालिब, अब नाम आ गए गालिब याद, तो मीर तकी मीर, वली औरंगाबादी, दर्द सोज, और उसके बाद अली इकबाल, और सबसे महत्वपूर्ण मिर्जा गालिब।
ये सारे उर्दू में लिखा करते थे। और इसमें से हाली का एक पद मुझे याद आता है, देखिए हाली नाम के कवि आपको पता होंगे, इन्होंने एक बहुत बड़ी मसनवी लिखी है। उसके अंतर्गत उन्होंने ये लिखा है इस प्रकार से कि इस्लाम के बारे में लिखा है। खटका किए जिसने पैसों को सातों समुद्र गिरा वो दहान में गंगा क्या वगैरह इनके। अब देखिए इन्होंने क्या किया, भारत में रह करके अरब और ईरान के उन्होंने गीत गाने शुरू कर दिया और यहीं से पाकिस्तान की फुटरेबाजी मानसिकता निर्माण हुई। वहाँ कमल के स्थान पर निर्विष, भ्रमर के स्थान और कोकिल के स्थान पर बुलबुल, प्रेमी नायक नायिका जो हमारे राधा कृष्ण नल दमयंती थे उनकी जगह लैला मजनू आ गए, श्री फरहाद आ गए। काशी प्राय के स्थान पर मथुरा वृंदावन, अयोध्या के स्थान पर मक्का मदीना, गंगा यमुना के स्थान पर दजला फरात आबे हयात का वर्णन करने लगे। और हमारे पराक्रमी वीर नायकों में राम भीम अर्जुन कर्ण हनुमान की जगह रुस्तुम सोहराब आने लगे और यहीं से वो अलग बन गए। अब यहीं भारत में बैठ करके उर्दू कवि क्या लिखने लगा, हर शाम है शाम में मिस्र यहाँ, हर शब है शब सिराज यहाँ। इस प्रकार से, और ध्यान रखिए इसका फायदा अंग्रेजों ने उठाया। अंग्रेजों ने 1800 ईस्वी सन में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और उन्होंने वहाँ हिंदी और उर्दू के अलग डिपार्टमेंट करके दोनों में फर्क किया और आपस में तोड़ दिया और उसका परिणाम बाद में पाकिस्तान बनने पर हुआ। ये जानकारी की स्थिति ये थी। अब देखिए ये हिंदी की कविता है, कली कोई यहाँ पर जहाँ पर खिल रही है वहीं एक फूल भी मुरझा रहा है, लेकिन ये उर्दू के कवि ने लिखी सिकंदर मुरादाबादी ने। अब इसके बाद आती है हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी भाषा, जिसको गांधी जी ने अपनी भाषा स्वीकार किया था स्वाधीनता आंदोलन के समय में। और हिंदुस्तानी शब्द देखो पहले जो हिंदी, हिंदुई, हिंदी के लिए प्रयुक्त किया था, वैसे हिंदुस्तानी जो शब्द है इस भाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने लगा। बादशाह शाहजहां के ज़माने में बादशाह नामा और तारीख के फरिश्ता नाम के इतिहासकार है, उनके इतिहास ग्रंथ में हिंदुस्तानी शब्द का प्रथम प्रयोग हुआ है। और हिंदुस्तानी का पहला व्याकरण एक डच व्यक्ति ने लिखा हुआ है जिसका नाम है जे टियर। और हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ एक फ्रेंच आदमी ने लिखा हुआ है। हिंदी का पहला व्याकरण डच व्यक्ति ने लिखा है और हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ फ्रेंच व्यक्ति ने लिखा हुआ है। इनमें जो कवि लेखक हुए हैं, अब देखिए यहाँ गांधी जी के शिष्य राजर्षि कृष्णराम टंडन ने कहा था कि कांग्रेस जो संस्था है उनकी राजनीतिक संस्था, उसका सारा काम हिंदुस्तानी में होना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा था। और गांधी जी ने दो चीजें कही थी, चरखा चलाओ और हिंदुस्तानी सीखो। फिर बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस ने भी अपने इसमें इसका प्रयोग किया। और हिंदी की जो हिंदुस्तानी की जो पहली रचनाएं हैं, रानी की कहानी इंशाल्लाह खान ने लिखी हुई, नासिक प्रख्यान सदर मिश्र ने लिखी हुई, राजा भोज का सपना राजर्षि प्रसाद सिकारिया ने लिखी हुई। और उसके बाद इसके प्रमुख लेखकों में प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल जी आते हैं। अब केवल एक प्रेमचंद जी का एक उनके गबन नाम के उपन्यास का एक परिचय पढ़ करके आज की दास्तान को हम समाप्त करते हैं, जो हिंदुस्तानी है। यह सुनकर हमें अचंभा होता है, लेकिन देश वालों के लिए सिर, नाक, कान छिपना कुछ अचंभे की बात नहीं है। बुरा है भारत, बहुत बुरा वह धन जो भोजन में खर्च होना चाहिए, बाल बच्चों के पेट काट काट करके गहनों की भेंट किया जाता है। मतलब महिलाओं की सबसे बड़ी कमजोरी गहने, उसको लेकर उन्हें चर्चा की है। बच्चों को दूध न मिले न सही, घी की गंध न नाक तक पहुंचे न सही, मेवों और फलों के दर्शन न हो न सही, कोई परवाह नहीं। पर देवी जी गहने जरूर बनवाएंगे और स्वामी जी गहने जरूर बनवाएंगे। 10-10, 20-20 रुपए वाले क्लर्कों को देखता है कि सड़ी कोठरियों में पशुओं की भांति जीवन काटते हैं, जिन्हें सवेरे जलपान या नाश्ता तक मुयस्सर नहीं होता, उन पर भी गहनों की सनक सवार रहती है। इस प्रभाव से हमारा सर्वनाश होता जा रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये गुलामी पराधीनता से भी बढ़कर है। ये प्रेमचंद जी ने गबन उपन्यास में लिखा था, जो एक हिंदुस्तानी के उदाहरण के रूप में हमने आपके सम्मुख प्रस्तुत किया। बाद में जाकर के हिंदी उर्दू विवाद हुआ और हिंदुस्तानी जो गांधी जी ने भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था वो नहीं हो पाई और इस वजह से बहुत सी
कठिनाइयाँ आ गई और आज हिंदुस्तानी का अस्तित्व लगभग फिल्मों तक ही सीमित है। इस प्रकार से आज हमने हिंदी की 4 बोलियां आपके सम्मुख रखी, संस्कृत मिश्र हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उर्दू और अभी अभी जो समाप्त की है वो हिंदुस्तानी। ठीक है, कल की परसों की तासिका में, कल छुट्टी रहेगी, परसों की तासिका में हम आगे चल करके प्रयोजन मूलक हिंदी का पाठ्यक्रम आरंभ करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के लिए सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक धन्यवाद। कृपया करके इस हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद कीजिए। यदि आप इस वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर के अपनी टिप्पणी लिखिए। यदि आपको सचमुच पसंद आ गया हो यह वीडियो तो अन्य मित्रों और छात्रों को अग्रेषित कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो आप और अन्य भी देखना चाहते हैं तो कृपया हमारा यह जय हिंदी जय नागरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। उसके लिए केवल इस बेल आइकॉन को, घंटी को स्पर्श करना होगा और आप इस चैनल के सदस्य बन जाएंगे और इसी प्रकार के अनेक वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। फिर से एक बार धन्यवाद। जय हिंदी जय नागरी।